नमस्ते दोस्तों। आज हम लिटरेचर की दुनिया में एक ऐसी क्रांति की बात करेंगे जिसने कविता लिखने का पूरा अंदाज ही बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द रोमांटिक लिरिक की। ये वो कविता है जहाँ कवि ने पहली बार बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने मन के अंदर, अपनी फीलिंग्स के अंदर झांकना शुरू किया। एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर एक कविता आपको कोई कहानी ना सुनाए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक एहसास महसूस कराए, एक फीलिंग। रोमांटिक कवियों के लिए यही सबसे बड़ा सवाल था। उनकी पूरी कोशिश बस इसी बात पर थी कि कैसे एक इंसान के अंदर चल रहे अनुभव को, उसके इमोशनल वर्ल्ड को शब्दों में कैद किया जा सके। तो चलिए इस अमेजिंग टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। हम इस पूरे सफर को 5 हिस्सों में कवर करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये आखिर नई तरह की कविता थी क्या। फिर हम उस क्रांतिकारी दौर को देखेंगे जिसमें इसने जन्म लिया। उसके बाद हम कवि के मन के अंदर चलेंगे, 5 महान रोमांटिक पोएट से मिलेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि इसकी विरासत, इसका इम्पैक्ट आज भी हम पर कैसे है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, अ न्यू काइंड ऑफ पोएम। आखिर वो क्या चीज थी जिसने इस कविता को इतना ज्यादा नया और इतना अलग बना दिया था। तो ये रोमांटिक लिरिक है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये एक छोटी सी कविता है जिसे एक ही आवाज बयान करती है, जैसे हम कहते हैं द लिरिक आई। इसका मकसद कोई बहुत बड़ी कहानी या युद्ध का जिक्र करना नहीं है, बल्कि एक खास पल की भावना, एक साइकोलॉजिकल स्टेट या एक स्पिरिचुअल अनुभव को एक्सप्रेस करना है। जरा सोचिए, ये उन लंबी चौड़ी एपिक पोएम्स से कितनी अलग थीं जो सिर्फ राजाओं और जंग के किस्से सुनाती थीं। ये कविता तो एक आम इंसान के अकेलेपन, उसके दुख, उसकी खुशी, यानी उसकी अपनी पर्सनल दुनिया के बारे में थी। अगर आप रोमांटिक पोएट्री को समझना चाहते हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ की ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। वो कहते हैं, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। चलिए इसको तोड़कर समझते हैं। पहला हिस्सा है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, जिसका मतलब है कि फीलिंग्स जबरदस्ती नहीं लाई जाती, वो एक झरने की तरह अपने आप बहती हैं। और दूसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, यानी कवि उस अनुभव को जीते वक्त नहीं, बल्कि बाद में जब वो शांत होता है तब उस इमोशन को याद करके लिखता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी पर्सनल, ऐसी इमोशनल कविता अचानक से आई कहाँ से? हमारा दूसरा सेक्शन इसी का जवाब देता है, द एज ऑफ रेवोल्यूशन। देखिए, ये कविता हवा में से नहीं आई, ये अपने टाइम की पैदावार थी, एक ऐसे युग की जिसमें पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची हुई थी। देखिए, रोमांटिसिज्म असल में एक रिबेलियन था, एक विद्रोह। किसके खिलाफ? अपने से ठीक पहले वाले दौर के खिलाफ, जिसे एज ऑफ रीजन या द इनलाइटनमेंट कहते हैं। जहां इनलाइटनमेंट ने लॉजिक, रीजन, साइंस और सोसाइटी के ऑर्डर पर जोर दिया, वहीं रोमांटिसिज्म ने इसका बिल्कुल उल्टा किया। उनके लिए इमोशंस, इमेजिनेशन, इंडिविजुअल फ्रीडम और नेचर सबसे बड़ी सच्चाई थी। तो आप कह सकते हैं कि ये ठंडे दिमाग के खिलाफ एक दिल की आवाज थी। 3 बड़ी घटनाओं ने इस नई सोच को आग दी। पहला, 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसने आज़ादी और इंडिविजुअल राइट्स का नारा बुलंद किया। दूसरा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसने शहरों को फैक्ट्री के धुएं से भर दिया और लोगों को सुकून के लिए नेचर की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। और इन सब के बीच 1800 में वर्ड्सवर्थ ने अपनी लिरिकल बैलेड्स पब्लिश की, जो इस पूरे रोमांटिक मूवमेंट का एक तरह से मैनिफेस्टो बन गई। तो अब तक हमने ये जाना कि ये कविता कहाँ से आई। अब चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन से कोर इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक कविता को रोमांटिक बनाते हैं। एक रोमांटिक कविता में आपको ये 5 चीज़ें अक्सर मिलेंगी। पहला, सब्जेक्टिविटी, यानी कविता हम या वो नहीं, बल्कि हमेशा मैं के बारे में है, कवि के अपने पर्सनल एहसास। दूसरा है नेचर, पर सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, बल्कि एक जिंदा शक्ति, अ लिविंग फोर्स के रूप में जो हमसे बात करती है। तीसरी चीज है द सबलाइम। ये वो अनुभव है जब आप नेचर का विशाल और भयंकर रूप देखते हैं, जैसे एक तूफान या ऊंचा पहाड़, और आप डर और आश्चर्य से भर जाते हैं। चौथा, इमेजिनेशन एंड द सुपरनैचुरल, सपनों की दुनिया, कल्पना, भूत प्रेत। और आखिर में मेलनकॉली, एक हल्की सी उदासी, इस एहसास के साथ कि हर खूबसूरत चीज वक्त के साथ खत्म हो जाती है। और हाँ, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल याद रखिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन कविताओं का एक कॉमन स्ट्रक्चर भी होता है, जिसे फेमस क्रिटिक एम.एच. एब्रम्स ने ग्रेटर रोमांटिक लिरिक का नाम दिया। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। स्टेप 1, कवि बाहर किसी नेचुरल सीन को देख रहा है। स्टेप 2,
उस सीन को देखकर उसके मन में कोई पुरानी याद, कोई गहरा विचार या कोई फिलोसॉफिकल सवाल उठता है और वो उसमें खो जाता है। और स्टेप 3, आखिर में वो वापस प्रेजेंट में लौटता है, लेकिन अब उसके पास एक नई समझ, एक नई इंसाइट होती है। सोच के देखिए, आप एक नदी को देख रहे हैं, उससे आपको अपना बचपन याद आता है और उस याद से आपको लाइफ के बारे में कोई नई बात समझ आ जाती है। बिल्कुल यही स्ट्रक्चर। हर क्रांति के कुछ लीडर्स होते हैं, कुछ हीरोज होते हैं। तो अब मिलते हैं इस पोएटिक रेवोल्यूशन के 5 सबसे बड़े चेहरों से जिनके बिना रोमांटिसिज्म अधूरा है। अब देखिए, ये टेबल आपके रिवीजन के लिए बेस्ट है। इसमें है विलियम वर्ड्सवर्थ, जिन्होंने आम इंसान की भाषा में लिखा और नेचर को अपना गुरु माना। फिर है उनके दोस्त एस.टी. कॉलरिज, जो हमें सपनों और सुपरनैचुरल की दुनिया में ले जाते थे। जॉन कीट्स, जिनके लिए खूबसूरती यानी ब्यूटी ही सबसे बड़ी सच्चाई थी। पी.बी. शेली, जिनकी कविताओं में क्रांति की आग और एक हाई एनर्जी थी। और आखिर में विलियम ब्लेक, वो मिस्टिक कवि जिन्होंने अपनी कविताओं से सोसाइटी पर तीखे सवाल उठाए। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। इस पूरे मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या हुआ, इसकी विरासत क्या है? सच तो यह है कि इसका असर इतना गहरा था कि आज आप जो भी कविता पढ़ते हैं या जो गाने सुनते हैं, उनकी जड़ों में कहीं ना कहीं रोमांटिसिज्म जरूर मिल जाएगा। तो इस पूरी डिस्कशन का सारांश क्या है? रोमांटिक लिरिक का गोल था एक इंडिविजुअल की इनर लाइफ को एक्सप्रेस करना। इसका तरीका था नेचर को इंसानी भावनाओं का आईना बनाना। और इसकी सबसे बड़ी विरासत ये है कि इसने कन्फेशनल पोइट्री की नींव रखी, यानी वो कविता जिसमें कवि अपने सबसे पर्सनल एहसासों को, अपने दुख सुख को दुनिया के सामने रखता है। और यही स्टाइल आज मॉडर्न लिटरेचर पर डोमिनेट करता है। तो आखिर में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ। आज की इस शोर भरी दुनिया में जहां हमारे फोन्स और सोशल मीडिया का कांस्टेंट नॉइज है, क्या वर्ड्सवर्थ का वो आइडिया, शांति में याद किए गए एहसास, पहले से भी ज्यादा जरूरी, पहले से भी ज्यादा रेवोल्यूशनरी नहीं हो गया है? इस पर जरूर सोचिए। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। थैंक यू।